सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम लोग टॉर्क इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने जो इनपुट पावर है एयर गैप का पावर, ठीक है, एयर गैप का पावर जो रोटर कॉपर लॉस है और जो डेवलप्ड पावर है उसके बारे में चर्चा किया है और उसके बीच में क्या रिलेशन होता है ये आप लोगों ने देखा, ठीक है। जहाँ पे जो PRCL था वो था आपका S टाइम्स PAG और जो डेवलप्ड पावर है वो आपका था 1 - S इंटू PAG था, ठीक है। इतनी नॉलेज हम लोग को मिल चुकी थी, ठीक। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फाइनली टॉर्क का इक्वेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है और वो कैसे डिराइव करते हैं, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और मैं क्या बोल रहा हूँ और किस रिलेशन को कैसे डिराइव कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर कर दूँ। हो सकता है कुछ ना लिख पाऊँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा चीज़ लिख पाऊँ, तो उसमें से हो सकता है कुछ पॉइंट मैं बोल दूँ, तो बोल के भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो फिर भी अभी वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट को 2 बार सुनने से क्या होता है ना कि हाँ ठीक है, ये समझ में आता है कि हाँ एक्चुअली में क्या माजरा है, ठीक है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग को पता है कि जो PAG है वो आपका है डेवलप टॉर्क इनटू ओमेगा एस, जहाँ पे ओमेगा एस क्या है आपका सिंक्रोनस स्पीड रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। अब एक और चीज़, जो PAG है वो 2 भाग में टूट जाता है। एक होता है आपका रोटर का कॉपर लॉस, ठीक है, और एक होता है आपका डेवलप्ड मैकेनिकल पावर, ठीक। और ये दोनों जो पावर है ये आपका दोनों पावर डिपेंड करता है आपके रोटर के रेजिस्टेंस पे, जहाँ पे मैंने लिखा है R2, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हम लोग सबसे पहले जो रोटर में पावर जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो जो पावर है ये आपका रोटर का कॉपर लॉस में है, क्योंकि हमको पता है कि जो रोटर का जो सर्किट होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे हो गया आपका E2 डैश, ये हो जाएगा X2 डैश और ये हो जाएगा आपका R2, ठीक। अब ये जो R2 है ये रिस्पॉन्सिबल है मैकेनिकल पावर डेवलप करने के लिए भी और रोटर में कॉपर लॉस करवाने के लिए भी, क्योंकि हमको पता है कि कॉपर लॉस जनरली I²R पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चूँकि हम लोग को पता है कि कोई भी प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट में पावर जनरेट ही नहीं होता है और ना ही कंज्यूम होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, R2 ही रहेगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा R2 पे, ठीक है। तो हम लोग 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी पावर जो जनरेट हो पा रहा है वो कुछ नहीं कॉपर लॉस है, ठीक है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगा रोटर में उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन रोटर का इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो हमको पता है जो पावर होता है वो जनरली होता है आपका वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। लेकिन हम लोग AC सर्किट का बात करेंगे तो उसमें एक और चीज़ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। और कहाँ पे पावर डेवलप हो रहा है, रोटर पे, ठीक है। और चूँकि हम लोग 3 फेज़ का बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों फेजेस के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधा 3E2 डैश I2 डैश इंटू कॉस फाई 2 डैश, ठीक। ये हो गया रोटर का वोल्टेज, रोटर का करंट और रोटर का पावर फैक्टर, और 3 क्योंकि 3 फेज़ का डिवाइस है, ठीक। अब डैश मतलब क्या कि ये रनिंग कंडीशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। और चूँकि हमको रनिंग कंडीशन और स्टैंड स्टिल कंडीशन दोनों को एनालाइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं। और एक और चीज़, जो I2 है और जो cos फाई 2 है वो उसका भी डिपेंडेंसी को हमको इसमें लिखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं E2 डैश इंटू E2 डैश बाय Z2। देखिए यहाँ से इस वाले से यहाँ पे जो I2 होगा, I2 डैश वो होगा ना E2 डैश बाय Z2, ठीक, बस। और Z2 क्या हो जाएगा अपना इम्पिडेंस है रोटर का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और cos फाई 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R2 बाय Z2, ठीक है, एकदम सिंपल। अच्छा, इसका यूनिट वॉट होगा, वॉट। अब देखिए E2 डैश के बारे में हमको पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस I2 डैश इज इक्वल टू E2 डैश बाय Z2
एंड cos phi 2 dash इज इक्वल टू R2 बाय Z2। ठीक, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 बाय Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए E2 डैश को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एस स्क्वायर E2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि E2 डैश जो होता है S इंटू E2, और चूँकि E2 डैश का स्क्वायर है इसका मतलब S स्क्वायर E2 डैश स्क्वायर E2 स्क्वायर R2 बाय Z2 स्क्वायर। अब देखिए Z2 जो स्क्वायर है उसको भी हम लोग एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं कि R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि Z2 जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ये पिछली वीडियोज़ में मैंने डिस्कस कर रखा है, तो ये समझ में आता होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे, अब देखिए ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब कि ये एक्सप्रेशन है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे टॉर्क को डिराइव करने के लिए। ठीक, अब आगे देखिए, हमने जस्ट कहा कि ये जो पावर जनरेट हो रहा है इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ऑल दिस पावर इज डिसिपेटेड एज I स्क्वायर R लॉस इन द रोटर सर्किट। ठीक, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझिएगा। एज्यूम दैट ऑल दिस पावर इज डिसिपेटेड एज कॉपर लॉस। क्योंकि होता क्या है कि इंडक्शन मोटर में दोनों को सेपरेट कर पाना इतना इजी नहीं है, इसीलिए हम लोग एज्यूम ऐसा करते हैं। ठीक है, बाद में हाइपोथेटिकली हम लोग उसको ये कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो PRCL, सो PRCL क्या हो जाएगा 3 इंटू एस स्क्वायर E2 स्क्वायर R2। और ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि टॉर्क का इक्वेशन जो है वो इसी तरीके से डिराइव हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब ये हम लोग एज्यूम कर लिए। ठीक, मतलब यही हुआ ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ P। अच्छा, इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट तो लिख ही दिया मैंने। ठीक, तो अब हम लोग को एक और चीज़ पता है, जो PRCL होता है वो होता है S टाइम्स PAG होता है ना, अभी जस्ट लिखा यहाँ पे, यहाँ से ये वाले इक्वेशन से। ठीक, अब ये हो गया 3 इंटू एस स्क्वायर E2 स्क्वायर R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या हम लोग ये वाला चीज़ इसको और एक टाइम्स इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे PAG बराबर क्या हो जाएगा 3S E2 स्क्वायर R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक और चीज़, अब फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये जो PAG है वो आपका कुछ नहीं तो ओमेगा S इंटू टाउ डी है ना, क्योंकि इसको हम लोग टॉर्क के टर्म्स में लिख ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3S E2 स्क्वायर R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग टॉर्क का इक्वेशन डिराइव होने वाला है। ये क्या होगा 3S E2 स्क्वायर R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा एस। अब चूंकि 3 बाई ओमेगा एस जो एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ डी इज इक्वल टू के एस E2 स्क्वायर R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया अपना फाइनल टॉर्क का इक्वेशन।
ठीक, ये भी है, लेकिन मतलब बेसिकली हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे के जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, के जो है हेयर के इज इक्वल टू 3/ωs। ठीक है, और कहीं पे कुछ लिखना बाकी नहीं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल टॉर्क का इक्वेशन हो गया, और इसी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अगर हम लोग स्टार्टिंग का बात करेंगे तो इक्वेशन हो गया ना, ठीक है। एट स्टार्टिंग जो s का वैल्यू होता है 1 होता है। क्यों? क्योंकि nr का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक, तो इसका मतलब यदि इसको हम लोग डाल देंगे तो हमको जो डेवलप्ड टॉर्क है वो स्टार्टिंग पे मिल जाएगा, TDST, मतलब कि s का वैल्यू 1 हो गया, k e2² r2 बाय r2² प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया आपका स्टार्टिंग का टॉर्क। ये हो गया जनरल इक्वेशन या फिर रनिंग टॉर्क इक्वेशन, और ये वाला क्या हो गया? स्टार्टिंग टॉर्क इक्वेशन, एक मिनट वेट, स्टार्टिंग टॉर्क इक्वेशन कहाँ गया? ये है ना, ठीक, गलती से हो गया था। स्टार्टिंग टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पूरा आपका इक्वेशन जो है रनिंग के टॉर्क का है, ये वाला रनिंग टॉर्क का है, ठीक है, और ये वाला आपका स्टार्टिंग का टॉर्क है। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और खास करके ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट को समझना, इसको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखा जाए तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है ना, सेम है ना। तो क्यों सेम है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है और मैंने बताया भी है कि ये क्यों सेम है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और अगर यदि नहीं समझ में आया आपको कुछ भी पॉइंट, तो आप प्लीज़ उस पॉइंट को रिवाइंड करके 2-3 बार देख लीजिए, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में। ये एक बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉर्क इक्वेशन, ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट चांसेस है कि पूछा जाता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है इसको हम लोग स्टैंड स्टिल टॉर्क भी बोलते हैं। अरे बहुत पतला हो गया। स्टैंड स्टिल मतलब रुका हुआ, स्टैंड स्टिल टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। सो this is the end of the video, and thank you for watching. If you have any doubt, please comment down in the comment section below, and finally thank you for watching. Please like, share and subscribe to the channel and to the video also. Thank you.